हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे राजस्थान बोर्ड की छठी क्लास की हिंदी की किताब का 8वां चैप्टर गुलाब सिंह। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हुए हैं इनको आपको देखकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। तो पहला शब्द है कृपा, फिर है श्रीयुत, फिर है दर्शन, फिर है प्रणाम, फिर है आश्चर्य। फिर है आपका अगला प्रश्न, सोचें और बताएं। सबसे पहला प्रश्न है घर में कौन कौन रहते थे। आंसर हुआ घर में गुलाब सिंह, उसके माता पिता और एक गुड़िया सी बहन रहते थे। फिर है छोटी बहन ने चुपके से क्या खिलाया था। तो छोटी बहन ने चुपके से गुड़ और चना खिलाया था। अगला प्रश्न है बीमार कौन हो गया था। आंसर होगा बीमार भाई हो गया था। फिर है आपका अगला प्रश्न, ये है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है। पहला प्रश्न है किसका हुक्म था कि जुलूस ना निकले। बहन का हुक्म था, बादशाह का हुक्म था, या सिपाहियों का हुक्म था, या गांव के लोगों का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। आंसर होगा खा वाला बादशाह का। तो किसका हुक्म था जुलूस ना निकले। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। फिर है झंडा हाथ में लेकर जुलूस निकालने वाला बालक था सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, गुलाब सिंह या झांसी की रानी। आंसर होगा गुलाब सिंह। पहले का आंसर होगा खा बादशाह का और दूसरे का आंसर होगा गा गुलाब सिंह। है आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है भाई के सिर पर हाथ फेरा और ली। तो भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। फिर है बादशाह के सिपाहियों ने चला दी। तो बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। फिर है वह रोई पर हाथ में उठाए रही। वह रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के या कथानक के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो कहानी में जिस तरह से आया है, जो पहले आया है उसको पहले लिखना है आपको, जो बाद में आया है उसको बाद में लिखना है। तो जो ये वाक्य दिए गए हैं तो कहानी के अनुसार आपको क्रम से लिखने हैं कि जो वाक्य पहले है वो पहले, जो उसके बाद आया है, जो घटना उसके बाद हुई वो उसके बाद लिखना है। तो आंसर होगा कि पहला है खा वाला, भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। फिर होगा गा वाला, वह झंडे को लहराते हुए ले जाते हुए भाई को दूर तक देखती रही। फिर आएगा घा वाला, बहन ने झंडा थाम लिया। फिर आएगा घा वाला, झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। फिर सबसे अंत में आएगा का वाला वाक्य कि यह बालक था गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध फेर कर चला गया। फिर है आपका अगला प्रश्न, बादशाह ने क्या हुक्म दे रखा था। आंसर होगा बादशाह ने हुक्म दे रखा था कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा और कोई झंडा नहीं निकलेगा। फिर है हमारा देश किसका गुलाम था। तो हमारा देश बादशाह का गुलाम था। फिर है भाई पर गोली किसने चलाई। भाई पर गोली बादशाह के सिपाहियों ने चलाई। फिर है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है बहन ने भाई को किस प्रकार विदा किया। आंसर होगा बहन ने अपने भाई के लिए आरती की थाली सजाई। उस थाली में उसने क्या किया, थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल और एक दीपक जलाकर रखा। फिर उसने अपने भाई की आरती उतारी। आरती उतारते वक्त भाई के चारों ओर बने आभा मंडल को देखकर जो बहन थी बहुत खुश हुई, क्योंकि ऐसा ही आभा मंडल उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी देखा था। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया और चावल बिखराए। तब भाई ने क्या किया, तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। तो बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया लिए, उसको आशीर्वाद दिया, उसको दुआएं दी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आंसर होगा इस कहानी से हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। हमें भी अपने देश से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा कहानी में दोनों भाई बहन करते थे। इस कहानी से हमें भाई बहन के प्यार की भी प्रेरणा मिलती है। दोनों भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते थे और दोनों के दिल में देशभक्ति की भावना हिलोरे ले रही थी। तभी तो जान देने के बावजूद भाई ने झंडा गिरने नहीं दिया था और उसके बाद उसे बहन ने थाम लिया था। भाई ने अपने भाई के अधूरे कार्य को पूरा किया। इस प्रकार हमें भी अपने देश की आन बान और शान का सम्मान करना चाहिए, अपने देश की रक्षा करना चाहिए। इस कहानी से हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। फिर है आपका अगला प्रश्न कि भाई के गोली लगने पर जुलूस को किसने और किस प्रकार आगे बढ़ाया था।
आंसर होगा भाई के गोली लगने के बाद क्या हुआ, बहन जो थी वो भागती हुई आई और उसने भाई को पुकारा, अपने भाई को पुकारा, मतलब आवाज़ दी उसको। तो उसकी आवाज़ सुनकर मानो भाई के जाते हुए प्राण लौट आए। उसने अपनी बहन के हाथ में क्या किया, जो झंडा था वो थमा दिया और बहन के झंडा थामते ही जो भाई था वो चल बसा। बहन रोती रही पर उसने झंडा नहीं छोड़ा। बादशाह के सिपाही घमंड से सिर उठाकर चले गए। फिर लोगों ने क्या किया, भागकर जो भाई की देह थी उठाई और आगे आगे जो बहन थी वो झंडा लेकर चलने लगी, पीछे पीछे लोग चलने लगे। बादशाह के हुक्म के बावजूद जुलूस भी निकला और झंडा भी निकला और वो भी बड़ी शान के साथ निकला। फिर आपका अगला प्रश्न, सिपाही शब्द जो है उसका बहुवचन बनेगा सिपाहियों। तो हिंदी व्याकरण में वचन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का संख्याबोधक शब्द है। वचन के दो रूप होते हैं, एक होता है एकवचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो अपने शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के वचन अंकित कीजिए। तो जो ये शब्द है इसमें आपको बताना है कि एकवचन है कि बहुवचन है। पहला है किताब, इसमें एकवचन है। लड़कियों, इसमें बहुवचन है। आदमी, इसमें एकवचन है। घर एकवचन है। बसें बहुवचन है, मतलब बसों का मतलब क्या हो गया, बहुत सी बसें। बस मतलब एक बस, तो बस होगा तो एकवचन, बसें हैं तो बहुवचन। नदियाँ, इसमें क्या है, बहुवचन है। अगर नदी होता तो एकवचन होता। किताबें होता तो बहुवचन होता। लड़की होता तो एकवचन होता। आदमियों होता तो बहुवचन होता। घर, घर का बहुवचन घरों तो बहुवचन होता। बसें, इसका एकवचन होता बस। और नदियों या नदियाँ, इसमें क्या है, बहुवचन है। नदी होता एकवचन। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो गद्यांश है, भाई ने झंडा उठाया और सड़क पर चलने लगा। बहन ने रोली चावल का तिलक लगाकर भाई को विदा किया। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। बहन को गुस्सा आया। झंडा उठाकर चलने वाला बालक गुलाब सिंह था। तो गद्यांश में जो रेखांकित शब्द हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसकी हमने वीडियो अलग से बनाई है, आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बोधक नाम शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुलाब सिंह, रमेश, मतलब जिसमें किसी व्यक्ति का, स्थान का, पर्टिकुलर किसी स्थान का, व्यक्ति का बोध होता है, बताया जाता है किसी वस्तु के बारे में, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें कि पूरी जाति का बोध होता है। सामान्य जाति, पदार्थ, प्राणी, समूह आदि के बोधक शब्द जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं सिपाही, मतलब पूरी सिपाही जाति का इसमें हमें पता चलता है। बादशाह, ये क्या है, जातिवाचक। भाववाचक क्या होता है, किसी भाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गुस्से का भाव, निराशा का भाव, प्यार का भाव। तो अग्रलिखित गद्यांश को पढ़कर इसमें से संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो गद्यांश है, उसके घर में माता पिता और गुड़िया सी बहन थी। वह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है कि वो बीमार हो गया। माँ ने उसका खाना बंद कर दिया था। तो उसकी बहन चुपके से गुड़ व चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भाई को। तो यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द जो हैं वो छांटने हैं। तो संज्ञा शब्द होंगे गुड़िया, बहन, घर, माता पिता, दुलारा और बीमार। फिर है आपका अगला प्रश्न, भाई को गोली लगने के बाद बहन ने जुलूस को आगे बढ़ाया था। यदि आप बहन के स्थान पर होते तो क्या करते। आंसर होगा, अगर हम बहन के स्थान पर होते तो हम भी वही करते जो बहन ने किया, मतलब उसने किया, उसकी बहन ने किया, गुलाब सिंह की बहन ने किया। हम अपने भाई की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देते और उसके अधूरे काम को पूरा करके ही दम लेते। झंडे को उसी शान से आगे ले जाते जैसा बहन ने किया। आप क्या करते वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान करने वाले देशभक्तों के बारे में पता लगाएं और उनके चित्र संकलित कर मेरा संकलन तैयार करें। ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, देशभक्ति की कहानियों को ढूंढकर पढ़ें और अपनी कक्षा में सुनाएं। तो देशभक्ति की जो कहानियाँ हैं उनको आपको पढ़ना है, अपनी कक्षा में सुनाना है।
ये भी आप अपने आप कर लेंगे। अगला हम देखते हैं, सभी देशवासी अपने देश से प्रेम करते हैं, उसकी प्रगति में कुछ ना कुछ सहायता करते हैं। तो आपके विचार से निम्नलिखित लोग अपने देश की प्रगति में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? तो किसान, मजदूर, व्यापारी, डॉक्टर और शिक्षक जो हैं वो अपने देश की उन्नति में किस प्रकार सहायता दे सकते हैं, किस प्रकार देश का विकास कर सकते हैं। पहले देखते हैं किसान। तो किसान हमारे देश का जो होता है अन्नदाता होता है, वही देशवासियों के लिए अनाज, साग, सब्जी, फल आदि की पैदावार करके हम तक पहुंचाता है। किसान ही गन्ना उगाता है जिससे चीनी, गुड़ आदि बनता है। तो किसान जो है हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मजदूर। तो मजदूर हमारे देश के विकास के लिए क्या करता है? मजदूर हमारे देश के लिए कई तरह के कार्य करते हैं, जैसे घर बनाना, लकड़ी का काम, फैक्ट्रियों, कारखानों आदि में काम करना। तो यह सब मजदूरों द्वारा ही किया जाता है। देश की बड़ी बड़ी इमारतें भी मजदूरों द्वारा ही बनाई जाती हैं। मजदूर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनकी हर जगह आवश्यकता होती है और वे देश के विकास में सहायक होते हैं। फिर है व्यापारी। तो व्यापारी अपने व्यापार का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करते हैं, जिससे हमारे देश की चीज़ें बाहर जाकर विदेशी मुद्रा को देश में लाती हैं। विदेश की जो करेंसी होती है हमारे देश में आती है। तो हमारे देश का व्यापारी वर्ग हमारी ज़रूरतों को हर जगह उपलब्ध कराता है। इस तरह व्यापारी जो है वो हमारे देश के विकास में सहायक है। फिर है डॉक्टर। तो डॉक्टर द्वारा हर वर्ग का इलाज किया जाता है। हमारे देश में डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, समझा जाता है। नई नई तकनीक के द्वारा डॉक्टर जो है बड़ी से बड़ी जो बीमारियां होती हैं उनका भी इलाज करते हैं और मरीज़ की जान बचाते हैं, जिससे मरीज़ को बाहर विदेश में जाने की आवश्यकता नहीं होती है और जो डॉक्टर होता है अपने देश की उन्नति में सहायक होते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।